मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा है, और किसी के बाप की बपोती नहीं है मुल्क की बात याद रखें आप लोग। सबका है मुल्क, हर आदमी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी एक का नहीं है। अगर इतिहास उठा के पढ़ा जाएगा तो पता लगेगा किसने कितनी कुर्बानियां दी। देश की राजनीति में भले ही आजादी के बाद से अब तक कितने भी बहुजन नेता खुद को बहुजन समाज का हितैषी होने का दंभ भरते हो, लेकिन किसी ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन जिला सहारनपुर के गरीब घर में जन्मा चंद्रशेखर रावण आजाद बनकर बिजनौर की नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से सदन में न सिर्फ नगीना की जनता बल्कि देश के 85% लोगों की आवाज बुलंद करेगा, जिसका आगाज यूं तो चंद्रशेखर ने शपथ लेते वक्त ही कर दिया था और दिखाया था कि भले ही सभी दल उसके बारे में कोई गलतफहमी पाल ले या उसे समझने में गलती कर ले, लेकिन वह अब दलितों के नाम से नहीं बल्कि बहुजनों के स्वाभिमान के रूप में जाना जाएगा। आजाद ने जहां लोकसभा अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए संकेत देकर बता दिया था कि मान्यवर, मैं भले ही नगीना से चुनकर आया हूं, लेकिन पूरे देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सहित गरीब, कमजोर, मजदूरों और किसानों, नौजवानों की आवाज बनकर आया हूं। हालांकि अधिकांश का तर्क था कि पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे चंद्रशेखर अकेला होने के कारण उनके बीच खो जाएगा या खुलकर बात रखने का साहस नहीं कर पाएगा, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद को सदन में बोलने को आमंत्रित किया तो उन्होंने न सिर्फ सदगुरु रविदास जी को नमन करके अपनी बात की शुरुआत कर सबको सकते में डाल दिया, बल्कि अन्य बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए अपने प्रश्नों की शुरुआत की। और शायद ही कोई ऐसा वर्ग या समस्या रही हो जिसको उन्होंने पीठ के सामने रखने में हिचकिचाहट की हो। नगीना सांसद ने न सिर्फ मूछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने पर ईर्ष्या करने तथा कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल किए, बल्कि गांव के स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइया की बात हो अथवा किसान, मजदूर सहित दलितों की, पिछड़ों की समस्याओं को रखा और प्रमोशन में आरक्षण तथा मंडल कमीशन के सभी 18 नियम के पक्ष में आंदोलन करने का भी खुले शब्दों में बड़ी शालीनता से साफ संकेत दे दिया कि पहले जो भी हुआ हो मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद आ गया है तो मैं किसी भी तरह से बहुजनों की आवाज को दबाने या दबने नहीं दूंगा। उन्होंने सदन में पहले दिन ही लोकसभा अध्यक्ष से साफ साफ कह दिया कि हम देश के 85% लोगों की आवाज हैं, तो समस्याएं भी हमारी ही ज्यादा हैं, इसलिए हमें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। चंद्रशेखर का पहला तेवर देखकर ही कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है अब आगे की राजनीति का रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर पीछे जाने वाला नहीं है। हालांकि चुनाव जीतने से पहले खुद को सबसे बड़ा बहुजन सम्यक होने का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने चंद्रशेखर को हमेशा हल्के में लिया, बल्कि एक बार तो नौबत यहां तक आ गई कि बसपा के नए नवेले वारिस बने अनुभवहीन आकाश आनंद ने कई मीटिंग में यह भी कह दिया कि कौन चंद्रशेखर आजाद, मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। लेकिन उस समय चंद्रशेखर का नाम भले ही आकाश ने ना सुना हो, आज पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद की बहुजन समाज जय जयकार कर रहा है, बल्कि उसमें भविष्य के मान्यवर काशीराम की सूरत देखने लगा है। अपनी पार्टी की घोषणा करने के बाद भले ही चंद्रशेखर आजाद को लेकर न सिर्फ बसपा सहित अन्य नेताओं द्वारा अपने विरुद्ध टिप्पणी करने वालों का अपमान नहीं किया, बल्कि बहन जी के विरुद्ध तो उन्होंने कभी दूसरों को भी संकेत दे दिया कि बहन जी के बारे में कोई जीवन भर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। कुल मिलाकर चंद्रशेखर भले ही कई बार आक्रामक हुए हो, लेकिन कभी आकाश की तरह शिष्टाचार से पीछे नहीं हटे, जिस कारण आज देश का बहुजन समाज चंद्रशेखर के साथ दौड़ पड़ा है। हालांकि उन्हें वर्तमान व्यवस्था की नजर से बचकर रहना होगा, क्योंकि इस समय लोगों को डर सताने लगा है कि चंद्रशेखर अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देश सत्ता झटक कर व्यवस्था परिवर्तन कर डालेगा और शाम दाम दंड भेद की राजनीति से मुक्ति दिलाकर धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित रहे वर्ग को उसके अधिकार दिलाकर ही मानेगा। खास बात यह भी है कि उनके समर्थकों का सुरक्षा कवच और खुले मन से मिला सपोर्ट चंद्रशेखर को पीछे नहीं जाने देगा। और चंद्रशेखर के उस वीडियो ने भी लोगों को जीत लिया है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने संसद का दरवाजा तोड़ दिया है, अगली बार हमारी संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। यानी उनका खुला कहना है कि अब देश की सत्ता पर देश के सबसे अधिक वोटों का अधिकार होगा, जिससे अपना देश वास्तव में ऐसा विकासशील कहलाएगा जहां धार्मिक और जातिगत भेदभाव नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा और सभी लोग सम्मान से भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। देखिए विधान केसरी की यह खास रिपोर्ट। देश में जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू थी, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों पे चर्चा होती थी, लोकतांत्रिक मूल्य पहले होते थे, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की के लिए जो है संघर्ष होता था, ऐसा लगता है कि वो बहुत पीछे छूट गए हैं और ऐसा लगता है सिर्फ पूंजीपतियों की, पैसे वालों की, उद्योगपतियों की ही का देश हो गया और उन्हीं की सरकारें हो गई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ना सरकार सुनना चाहती। और मीडिया से भी मेरा ठीक है, मीडिया अच्छी है, मगर ये बहुजन मीडिया ज्यादा अच्छी है, बाकी मीडिया का तो क्या हाल है सब जानते हैं, सब लोग दंडवत है। लेकिन हमने कोशिश की है कि मीडिया के लिए भी आवाज उठाएं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आवाज आपकी निष्पक्ष आवाज है। जब तक ये पार्लियामेंट में रहेगी, जब तक, मैं क्यों कह रहा हूं, आप बेहद समझदार है मुझसे ज्यादा निष्पक्षता अच्छी नहीं लगती सरकार को। जब तक ये आवाज सदन में रहेगी, हक वंचित समाज के लिए मुखर रहेगी और मैं कोशिश ये करूंगा, और मुझसे सीखना चाहिए आप लोगों को, जो मुझसे उम्र में बड़े उनको भी,
कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं ना। हमने सबको आजमा के देखा, कोई नहीं चाहता कोई नया आदमी खड़ा होकर आगे आए और अपने लिए कुछ बोले या अपने लिए कुछ करके दिखाए। हर आदमी नए आदमी का रास्ता रोकने के लिए बैठा। हमने बहुत लोगों को भरोसा किया। मेरे तो कड़वे अनुभव सत्ता के साथ विपक्ष के भी। विपक्ष भी नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के आ जाए, क्योंकि जब गरीब के बेटे आगे बढ़ के आए हैं, चाहे वो सर छोटू राम रहे हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, चाहे मान्यवर काशीराम साहब रहे हो, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, चाहे महामना राम सुवर्मा रहे हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे, जब किसी गरीब के बेटे ने आगे बढ़ के इस लड़ाई को संभाला है तो उसने कुछ ना कुछ बदलाव करके समाज को दिया है। और ये उसी का आज उन्हीं के संघर्षों को और उन्हीं के जो द्वारा किए गए परिवर्तन है उसकी वजह से मेरे जैसे लोग भी पार्लियामेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करके कहता हूं, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं और जिम्मेदारी से मेहनत करते हैं, और फिर प्लेटफार्म के लिए मैं आपसे कहूंगा, जिन पे पैसे नहीं है, जिन पे बहुत बड़े नाम नहीं है, वो किसी भी प्रदेश के हों, प्लेटफार्म के लिए किसी के दरवाजे ना जाए। चंद्रशेखर आजाद है, आप चंद्रशेखर आजाद के पास आइए, और ये दल आपका दल है। और मैं चाहता हूं काम करने वाले लोग मैदान में आगे बढ़े, नौजवान भी आगे बढ़े, बहनों को भी मौका मिले और किसानों को भी मौका मिले। मैं तो किसानों से भी कहता हूं, मेरा अनुभव ये हुआ है कि जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होगा विधानसभा और पार्लियामेंट में, उसकी कोई बात कहेगा ही नहीं। अगर किसान नहीं जाएंगे तो किसानों के मुद्दों पे बात नहीं होगी। हमने कहा कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ करो और एमएसपी की लीगल गारंटी दो। इसी के लिए लड़े 16 महीने, और देखो 700 किसान जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोल पाए। ये बदलाव कि पहले जवाब देना पड़ता था, पहले जिम्मेदारियां थी, अब तो आपने सारे डाटे बंद करा दिए, सब कुछ बंद करा दिया। अब आंदोलन करने तो कीले गाड़ देते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, किसानों का भी प्रतिनिधित्व हो, कमेरों का भी प्रतिनिधित्व हो, नौजवानों का भी प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और मैं आपके मंच से कह रहा हूं, बड़ी कड़वी लगती है मेरी बात, क्योंकि जब मैं खरी बात कहता हूं तो बहुत दुख देती है लोगों को। मैं इस बात से नहीं डरता। मेरा ये मानना है, सच कहते हुए, जैसे मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूं, तो जब उन्होंने सच कहा तो उनको जेल में डाल दिया, तो वो जेल से नहीं डरे जेल से, मगर वो अपनी सत्य की बात पे खड़े रहे। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुत डरा हुआ है। उनको नहीं डरना चाहिए। उनकी आवाज उठाने के लिए हमारे जैसे लोग खड़े हैं, जो अपने सीना आगे कर देंगे। अगर गोली की बात आएगी तो खून का कतरा लगा देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा है, और किसी के बाप की बपोती नहीं है मुल्क की। बात याद रखें आप लोग, सबका है मुल्क, हर आदमी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी एक का नहीं है। अगर हथियार उठा के पड़ा जाएगा तो पता लगेगा किसने कितनी कुर्बानियां दी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपने मुल्क में अपने आप को अकेला मत समझो। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो जिस देश की एकता से प्यार करते हैं। वो पहले आजादी से पहले भी लड़ते रहे और आजादी के बाद आज भी लड़ रहे हैं। मगर 75 साल बाद भी अगर महिलाओं पे शोषण होता है, मणिपुर जैसी घटना होती, पहलवान बेटियों को कुचला जाता है, उनके सम्मान को नोचा जाता है, उनको पैरों से जूतों से कुचला जाता है, उनको खींचा जाता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति का चुप बैठना वो उतना ही शर्मनाक है जितना जो लोग उस खेमे में बैठ के चुप हैं वो भी उनके बिल्कुल बराबर हो जाता है अगर वो चुप्पी थाम के बैठा जो अपने आप को बहनों का भाई कहने की हिम्मत रखता है। ये उससे भी बड़ा विद्रोह, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो हम तो अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं और हमने की, और उसकी कीमत भी चुकाई कि हमें 4 गोली खानी पड़ी। मैं सदन में अकेला मात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो गोली खा के सदन आया, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता सर। ना सदस्यता की चिंता है, ना जान की। एक बार पैदा होते मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर ऐसे थोड़े रखा था। जब तो मैं छोटा था, मुझे जब होश भी नहीं था जब उन्होंने मेरा नाम चंद्रशेखर रखा, ऐसे नहीं रखा। मेरे पिताजी ने मेरे भाई का नाम भगत सिंह ऐसे नहीं रखा। वो देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों से प्यार करते थे। उनको आशा विश्वास था कि उनकी आने वाली नस्लें इस काम को आगे बढ़ाएंगी। आज मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहा हूं और देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों के भी सपनों के लिए भी संघर्ष कर रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, लाइन खुली भी है, पार्लियामेंट का दरवाजा मैंने तोड़ दिया है। आप सब लोग जो आना चाहते हैं मेहनत करना शुरू करो। अगले 5 साल बाद हमारी संख्या वहां बहुत होनी चाहिए कि जब मैं जय जवान जय किसान का नारा लगाऊं तो उसको समर्थन करने वाले वहां लोग हों। इसलिए मैं पुनः, चाहे वो अग्निवीर का विषय हो या और कोई विषय हो, हर मुद्दे पे हम लोग, और सबसे बड़ी लड़ाई अब हम लड़ेंगे मंडल कमीशन पे, कि मंडल कमीशन की 38 की 38 सिफारिशें लागू होनी चाहिए और जातिवार जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक पता ही नहीं लगेगा कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है। और हमें जो आपस में लड़ाया जा रहा है वो लड़ाई तभी बंद होगी जब ये धूंध हटेगी कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार 70 साल बाद भी कौन है। तो मैं पुनः, क्योंकि समय की आज कमी है, और मैंने रोहित भाई से और प्रशांत से वादा किया था, भाई साहब से, शाह साहब से भी,
कि मैं कोशिश करूँगा तो मैं प्रधानमंत्री जी को छोड़ा। देखिए मेरे लिए आप कितने जरूरी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण छोड़ आया क्योंकि मुझे आपके साथ आके बैठना था। और मैं फिर कहता हूँ, मेरा भरोसा है कि आप ही हैं जो प्रधानमंत्री बनाते हैं। जिस दिन जनता जिसके खिलाफ खड़ी होती है, प्रधानमंत्री छोड़ के दूर की बात है, प्रधान भी नहीं बन पाता। गांव के लोग जानते हैं, गांव जब एक बार खिलाफ खड़ा होता है ना तो आदमी प्रधान नहीं बन पाता, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे विदाई लेते हुए कहूंगा, लोकतंत्र के सजग पहरेरी जिंदा हैं, आप अपने कार्यक्रम को चलाते रहिए और मेरी बहुत सारी मंगल कामना आपके लिए। जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और जिस विषय पर आप मुझसे कहोगे, मैं लड़के भी पार्लियामेंट में समय लेके बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके मुद्दे उठते रहें और हमेशा इसी निडर निष्पक्षता के साथ, किसी लोभ लालच को ना करते हुए हक वंचित समाज की आवाज को उठाता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूं आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अपने कुल गुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं है। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है,
जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC/ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे। वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना। वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर जी। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद, धन्यवाद। 1 मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता। तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं, आप यहाँ सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ। विषय सर पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बातें हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति, वोटर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी, 1 मिनट चाहिए सभापति जी। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी। राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। देश संविधान से चलता है सर और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद।